हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस कोर 12 का, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियो इसमें अपलोड किया है कोर 12 का, ठीक है। और एक वीडियो ये भी है और भी एक दो तीन कर दूंगा रात में, ठीक है। मैं बोलूँ क्या, मैं रात भर जगा था ना। जिस दिन आप लोगों का कोर 11 का एग्जाम था उस दिन थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो चुका था, ठीक है। और थोड़ा सा मौसम भी आप लोग समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरा तबीयत खराब था तो मैं बैठा था। बहुत सारा प्रॉब्लम है जो कि मैं बताऊंगा आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। फिलहाल भी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ठीक है। चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है आपको, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आता है आपको तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिख देना, ठीक है। चीन के अगर संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में अगर आपको आता है तो आपको ये पूरा कंप्लीट आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात करते हैं चीन की संविधान है। चीन का संविधान है क्या? तो चीन का संविधान जो 1982 में बना था। अब ये भारत की जैसा संविधान नहीं है चीन का कि हमारा जो संविधान 1950 में बना एक ही बार। चीन में कई बार संविधान इसके पहले भी बन चुका था और ये लास्ट संविधान है। इसके पहले चीन में दो गो संविधान और बन चुका था, ठीक है, जो कि दोनों को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद फिर तीसरा संविधान बनाया गया 1982 ईस्वी में, और वही संविधान अभी तक चल रहा है। फिर उसके बाद ख़त्म नहीं किया गया और वही संविधान लग रहा है कि अब पूरा दिन तक चलेगा, ठीक है। तो ये तीसरा संविधान है आप लोग, ठीक है। तो हम लोग को तीसरा के बारे में बताना है जो अभी चल रहा है, ठीक है, यानी 1982 में जिसको बनाया गया था, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा संविधान है इसका, चीन का। देखिए चीन के संविधान में 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। ये सब थोड़ा बहुत आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को भी लगे कि हाँ कुछ याद करके आया, तो आपको फर्स्ट में पढ़ेंगे और वो नंबर देंगे, ठीक है ना। तो चीन के संविधान में 118 अनुच्छेद और 4 अध्याय है। 138 अनुच्छेद हो सकते हैं, एक मार्क्स के भी क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। 138 अनुच्छेद है और 4 अध्याय है, ठीक है। चीन का संविधान एक लिखित संविधान है, जैसे कि हम लोगों का संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें से हर एक कानून हमारे संविधान में लिखा गया है। वैसे संविधान के भी जो चीन का संविधान है उसमें भी कानून लिखा गया है, जिसे 4 दिसंबर 1982 को लागू किया गया था। जो इसका जो लास्ट है, यानी कि लास्ट तीसरा बार में जो संविधान है चीन का, वो कब लागू किया गया था? 4 दिसंबर 1982 को लागू किया गया था। चीन में गणराज्य की व्यवस्था की गई है। गणराज्य मतलब होता है जहाँ पे सरकार की शासन होता है, जहाँ पे लोगों का अपना सरकार को चुनते हैं। मतलब राजा का शासन जहाँ नहीं होता है, जहाँ लोग अपना लोकतंत्र देश समझते हैं ना, जैसे हमारा भारत क्या लोकतंत्र देश है, हम लोग यहाँ पे अपने सरकार को चुनते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी को बोलते हैं गणराज्य, ठीक है। तो चीन में गणराज्य की व्यवस्था की गई है ना, वहाँ भी क्या है, गणराज्य है। और चीन एक जनवादी गणराज्य देश है। जनवादी गणराज्य देश है। एक क्या है जनवादी गणराज्य देश? जनवादी का मतलब होता है जो जनता के लिए कुछ करती है, जनता के लिए जो कुछ करती है उसको बोलते हैं जनवादी। और गणराज्य मतलब अभी मैंने बता दिया एक लोकतंत्र देश, ऐसा समझे, ठीक है, जहाँ पे लोगों का शासन होता है, जहाँ पे लोगों द्वारा सरकार चुनना जाता है, ठीक है, जहाँ पे लोग सरकार को चुनते हैं। और जनवादी मतलब जो लोगों का लिए कुछ काम करे। तो मतलब कि चीन एक जनवादी गणराज्य देश है, यानी कि वहाँ का जो सरकार है वो लोगों का बात मानता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये समझे, ठीक है। जहाँ चीन की संपूर्ण सत्ता जनता में ही निहित है, ठीक है। जहाँ पे चीन की संपूर्ण सत्ता, यानी जो चीन है ना उसका संपूर्ण सत्ता यानी पूरा जो अधिकार है वो किस में निहित है? जनता में निहित है। जनता जो चाहेगी वो करेगी, ठीक है। चीन का संविधान या तीसरा संविधान, अभी मैंने आप सभी को बताया इसके पहले भी 2 संविधान बनाया गया था, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। तो चीन का संविधान या तीसरा संविधान है क्योंकि चीन इसके पहले अपने 2 संविधान को बदल चुका है, ठीक है। और ये तीसरा संविधान 1982 में बनाया गया था जो अब तक चल रहा है, इसलिए इसे वर्तमान संविधान भी कहा जाता है। और चीन के बारे में तीसरा संविधान ही बताता है। और चीन के बारे में जो भी अब कुछ हुआ है, यानी कि देखिए चीन के बारे में क्या है नहीं है, कैसे चीन का राजनीतिक व्यवस्था, इस सब के बारे में कौन बताएगा? दूसरा मुझे संविधान बताने आएगा क्या? ये तो बहुत पुराना था, हमको बताएगा। अगर नया का बताएगा ना तो हमें तीसरा संविधान ही बताता है पूरा चीन का राजनीतिक के बारे में, ठीक है, कि क्या है नहीं ये सब। अब चलते हैं चीन के संविधान की विशेषता कि चीन में कौन कौन से संविधान में विशेषता है। जैसे हमारे संविधान में कितने सारी विशेषताएं हैं। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो ये सब कौन अधिकार दिया है? हमें संविधान दिया है। हमारा संविधान की विशेषता है, हमें कोई मार नहीं सकता है। हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो हम FI दर्ज करवा सकते हैं, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। तो वैसे ही चीन के संविधान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चीन संसार का सबसे जनसंख्या वाला देश, आप सभी को पता है कि चीन जो है संसार का सबसे जनसंख्या वाला देश है। और अगर क्षेत्रफल में बात करें
ठीक है। अगर हम क्षेत्रफल मतलब होता है ज़मीन के स्तर पर, अगर हम ज़मीन के स्तर पर बात करें यानी कि वो छोटा है कि बड़ा है इस स्तर पर, ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। मतलब जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 पर, और अगर भूमि के मामले में कहें, ज़मीन के मामले में जिसको बोलते हैं क्षेत्रफल, उसके मामले में ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या क्या है चीन की संविधान की विशेषताएं, तो चलिए देखते हैं। शक्ति जनता के हाथों में होती है। देखिए चीन में क्या है ना, चीन में जो चीन का संविधान है वो जनता को ये अधिकार दे दिया है कि जो जितने सारे शक्ति है वो जनता के हाथों में होगी। जैसा हमें भी तो भारत में सारा शक्ति जनता के हाथों में, अगर जनता चाहे तो सरकार को अभी भी गिरा सकती है ना, जो चाहेगी जनता वो करेगी। ऐसा थोड़ी ना सरकार जो चाहेगी वो करेगी। सो पहले के टाइम में राजा महाराजा लोग ऐसा करते थे, लेकिन अब नहीं चलेगा, है ना। तो शक्ति जो है वो जनता के हाथों में। चीन गणराज्य की सारी शक्ति, चीन गणराज्य मतलब क्या, मैंने अभी बता, देखिए गणराज्य का मतलब होता है पूरा चीन के जितना सारा राजनीतिक व्यवस्था है। देखिए गणराज्य मतलब सरकार ही होता है, ठीक है, आप लोग समझ जाएं, गणराज्य मतलब सरकार ही होता है, लेकिन वो सरकार जो जनता की बात को मानती है, ठीक है। तो चीन गणराज्य की सारी शक्ति जनता के हाथों में होती है। जो चीन की गणराज्य की जितने सारे शक्तियां हैं ना वो जनता के हाथों में होती है, तथा यहाँ जनता का ही बोल बाला होता है। यहाँ जनता का ही बोल बाला होता है, जनता जो कहेगी वो सरकार करेगी, ठीक है। दूसरा संक्षिप्त संविधान। संक्षिप्त संविधान का मतलब होता है छोटा सा संविधान है, बहुत ही सरल सिंपल, ठीक है ना। तो चीन का संविधान सभी देशों के संविधान से छोटा तो नहीं, लेकिन फिर भी अन्य बहुत सारे देशों से इनका संविधान छोटा अर्थात संक्षिप्त है। संक्षिप्त मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जो जिसको छोटा बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें 138 अनुच्छेद हैं, ठीक है, तो बिल्कुल छोटा ही है। लेकिन छोटा ये नहीं है कि मतलब छोटा देखने में लगता है, बल्कि ये एक इसमें बहुत सारा कम बातों का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो चीन का संविधान सभी देशों के संविधान से तो छोटा नहीं है, फिर भी कुछ देशों से के मुकाबले में अगर बात की जाए तो उस देशों से क्या है, छोटा, यानी कि संक्षिप्त में है, छोटा। गणतंत्र। चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता के हाथों में होता है। देखिए चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण जो सत्ता होती है वो जनता के हाथों में होती है। चीन के जनवादी गणतंत्र मतलब क्या, जनवादी मतलब हमें बताया, वैसे देखिए आप लोग पूरा समझ जाएं। जनवादी गणतंत्र का मतलब वो सरकार होती है जो जनता के लिए काम करती है, ठीक है। तो चीन के जो जनवादी गणतंत्र में है ना, तो वो जो संपूर्ण सत्ता होती है, जितने भी सारे अधिकार होता है ना, वो जनता के हाथों में होता है, जिसका प्रयोग अपने प्रतिनिधियों की मदद से करते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट को समझ जाएं कि जो चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता के हाथों में होती है, जिसका प्रयोग, अब देखिए सारा अधिकार किसके पास आ गया, यानी कि चीन में वहाँ का अधिकार जो संविधान है वो, चीन का जो संविधान है वो अपना संविधान जनता के हाथों में सारा कानून दे दिया, सारा अधिकार जनता के हाथों में दे दिया है। तो क्या जनता के पास इतना अक्ल है कि उसको सही मायने में प्रयोग कर सके, ठीक है। तो जनता के पास इतना अक्ल नहीं है कि वो अपना सही मायने में उसको प्रयोग कर सके। तो जनता किसका मदद लेती है, वो अपना सरकार का मदद लेती है, जिसको सरकार बनाया है, अपना प्रतिनिधि को मदद लेता है। प्रतिनिधि अपना मन से काम नहीं करता है, बल्कि हम लोग एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए अच्छा काम करे। लेकिन क्या वो अपना मर्जी से करेगा, नहीं, हम लोग जो कहेंगे वो भी करेगा, और वो भी हमें सलाह देगा कि इस प्रकार का काम किया जाना चाहिए। जैसे हम प्रधानमंत्री को चुने, तो क्या हम कहेंगे प्रधानमंत्री को तो वो सुनेगा, नहीं, हम जितने भी सारे देशवासी हैं वो कहेंगे तो वो सुनेगा। साथ में वो अपना मर्जी से भी नहीं करेगा, वो हमारे प्रॉब्लम को देखेगा और हम जनता के प्रॉब्लम को अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो सरकार तो बात मान रही है हमारा, लेकिन जो हमारा जो सबसे ज़्यादा अधिकार है वो किसके पास है, जनता के पास है। और हम लोग उसको क्यों बनाए, ताकि वो हमें क्या करे, मदद करे, ठीक है। तीसरा, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखा, अगर थोड़ा बहुत कुछ नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं है। श्रम का महत्व, श्रम मतलब होता है बल, ठीक है। तो चीन के जनवादी संविधान में, जनवादी संविधान मतलब समझ रहे हैं ना, जाने कि चीन के संविधान समझ रहे, ठीक है। चीन के संविधान में श्रम यानी बल को पवित्र स्थान दिया गया है, और यह निर्धारित किया गया है कि श्रम बल प्रत्येक नागरिकों के लिए समान की वस्तु है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पढ़ो समान मिलेगा, ठीक है, इज्जत मिलेगा, वैसा ही वहाँ का जो चीन का जो संविधान है ना, वो बल को एक समान के रूप में देखता है, ठीक है। और वह इस बात की गारंटी देता है कि आर्थिक विकास के द्वारा धीरे धीरे लोगों को अधिक रोजगार दिया जाएगा, आने की, और वह इस बात का भी क्या करता है, गारंटी देता है कि आर्थिक विकास के द्वारा धीरे धीरे लोगों को आर्थिक रोजगार दिया जाएगा। आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास होता है सरकार ऐसा काम करेगा जिससे लोगों को पैसा में फायदा हो। एक आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, सांस्कृतिक, बहुत सारी चीज़ होता है। तो आर्थिक मतलब होता है पैसों से रिलेटेड। जैसे सरकार मान लो ऐसा कुछ फैक्ट्री बनाएगा, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा कंपनी बनाएगा जिससे लोगों वहाँ पे जाएंगे और काम करेंगे, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारे देश का जो आर्थिक है स्थिति वह सीधा हो रहा है, और सरकार
जनता के लिए आर्थिक व्यवस्था कर रही है, यानी कि पैसों की व्यवस्था कर रही है। कैसे? कंपनियों के द्वारा। तो आर्थिक मतलब होता है पैसों, ठीक है। तो संविधान का जो जो चीन का संविधान है ना, वो जनता को यह विश्वास दिलाती है कि आर्थिक विकास के द्वारा धीरे धीरे लोगों का आर्थिक रोजगार दूर हो जाएगा, यानी कि आर्थिक विकास करेगी सरकार। यानी चीन का जो सरकार है वो लोगों का विश्वास दिलाती है कि जो आपकी सरकार है, यानी कि हम आपके लिए क्या करेंगे, आर्थिक विकास करेंगे, पैसों के मामले में बड़ा बड़ा कंपनियां वगैरह खोलेंगे और आर्थिक विकास करवाएंगे आपका, ठीक है। जिससे आपका जो आर्थिक रोजगार दिया जाएगा, आर्थिक मतलब आप लोगों को पैसे का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। काम की दशाओं में सुधार किया जाएगा। साथ ही वहाँ का जो संविधान है वह लोगों को ये कहता है कि आप लोगों को काम का भी क्या कर दिया जाएगा, काम में सुधार किया जाएगा। आपके जो दशा खराब है उसमें सुधार किया जाएगा, मजदूरी बढ़ाई जाएगी आपकी, जिससे सब काम करने के अधिकार का लाभ उठा सके, ताकि जितने भी सारे लोग काम करते हो वो अपना पैसा ले सके और अपना लाभ उठा सके। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो चीन का संविधान बल पर भी महत्व देता है, कहता है जिसके पास जितना बल हो उतना आदमी कमा सकता है। और हम आने वाले समय में क्या करेंगे, आप लोगों के लिए तरह तरह का आर्थिक व्यवस्था करवाएंगे ताकि आप लोगों को रोजगार मिल सके। एक बहुत अलग अलग तरीक़ा का चीज़ें होगा जिससे आप लोग रोजगार पा सकते हो, बड़ा बड़ा कंपनी होगा जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, रोजगार पा सकते हो, और आपको भी कभी आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है वहाँ का संविधान। पाँचवा, मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार मतलब होता है जो हमें अधिकार प्राप्त होता है। तो चीन के संविधान में नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्राप्त है, काम करने का, आराम करने का, छुट्टी पाने का, वृद्धावस्था का और बीमारी का, असमर्थता की अवस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार उसमें शामिल है। देखिए चीन के संविधान में ये लिखा गया है कि नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है। जैसे क्या? काम करने का अधिकार, जनता चाहे तो कोई भी कहीं भी देश में जाकर के काम कर सकता है, उसके बदले उसको पैसा मिलेगा। दूसरा, आराम करने का। अब क्या है आराम करने का? कैसे? तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे सरकारी नौकरी है तो क्या उसमें आराम करने का समय नहीं दिया जाता क्या? तो आराम करने भी दिया जाता है ताकि उन लोगों को रेस्ट मिले। छुट्टी पाना, आप लोग देखते हैं संडे में छुट्टी होता है, क्यों? ताकि रेस्ट मिले उन लोगों को, ठीक है। वृद्धावस्था, आप लोग जानते हैं वृद्धा पेंशन मिलता है, जो लोग वृद्धावस्था हो जाते हैं यानी बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं उनको पैसा मिलता है। और बीमारी या तो असमर्था, जो लोग बीमार हो जाते हैं तो जो लोगों के पास पैसा असमर्थ होता है, बेरोजगार होते हैं, उसे सरकार मदद करती है, यानी कि आर्थिक सहायता करती है। आर्थिक मतलब क्या? पैसों के रूप में सहायता करती है, ठीक है। और ये सब अधिकार मुझे कहाँ से प्राप्त है? तो चीन के संविधान से प्राप्त है, ठीक है। चीन ने मुझे ये सब अधिकार प्राप्त दिए हैं कि अगर हमारा दशा खराब हो, हमें पैसों की दिक्कत है तो हमें आर्थिक रूप से मदद करेंगे। छठा, नागरिक का कर्तव्य। देखिए संविधान तो हमें बहुत सारा मूलभूत अधिकार दे दिया कि आपके पास ये सब अधिकार है, अगर आपके पास पैसों की कमी है तो आपको सरकार मदद करेगी। लेकिन नागरिकों को कुछ शर्त दिया गया है कि आपको भी कुछ शर्त का, नियम कानून का पालन करना पड़ेगा। तो क्या है सो देखिए, चीन अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिया है तो कुछ कर्तव्यों को पालन करने का भी कहा है। जैसे सैनिक सेवा, लोगों को कहा है कि जनता लोगों की कि आप लोगों को सैनिकों को सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि सैनिक हमारे देश का रक्षक होते हैं और अपने देश की रक्षा करना होगा। संविधान का पालन करना पड़ेगा, सार्वजनिक संपत्ति का आदर करना पड़ेगा। सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी का संपत्ति का आदर करना पड़ेगा, साथ ही सरकारी संपत्ति को रक्षा करना पड़ेगा। और काम के समय शांति रखना, और काम के समय शांति रखना। अब जब भी कुछ काम हो रहा होता है तो उस टाइम आप लोगों को शांति रहना है। मतलब संविधान में लिखा गया कि जनता को शांति रहना है, ठीक है। साथ ही जो सरकारी संपत्ति उसको अपना संपत्ति समझना है, और क्या चीज़, देश का रक्षा करना है, देश को बचाना है। ये सब नागरिकों का अधिकार है। अधिकार तो दिया है, प्लस में नागरिकों का कुछ कर्तव्य दिया है कि आप लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है कि देश का रक्षा करना है, सैनिकों को रक्षा करना है, अपना देश को अपना समझना है, और सरकारी संपत्ति को भी अपना समझ करके उसे संभाल करके रखना है, ठीक है। सातवां, लिखित संविधान। चीन का संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें चीन के विभिन्न अंगों का विभिन्न अनुच्छेदों में जिक्र किया गया है। आप लोगों को पता है संविधान में टोटल 138 अनुच्छेद है, और 138 अनुच्छेद में क्या बताया गया होगा? तो चीन के अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया गया होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया होगा कुछ, अनुच्छेद 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे करके चीन के अलग अलग अंगों का जिक्र किया गया होगा, किसमें, यानी कि अलग अलग अनुच्छेदों में किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 की ओर। विभिन्न जातियों को जोड़ना। जो चीन का क्या है, यानी चीन का जो संविधान है वो क्या करते हैं, अलग अलग जातियों को एक साथ जोड़ करके रखा हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि चीन का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे भाषा बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा है, अलग अलग भाषा बोलने वाला, अलग अलग रहने वाले, इसका भाषा अलग है, उसका भाषा अलग है, उनका पहनावा ओढ़ावा अलग है। तो ऐसे में एक देश में मेंटेन होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर भी
जो चीन का संविधान है सभी लोगों को मेंटेन करके एक साथ रखा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो विभिन्न जातियों को जोड़ना, चीन में लगभग अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती है, सबका रीति रिवाज संस्कृति अलग है, फिर भी इन्हें सुरक्षित रखने का विश्वास देता है कौन? जो चीन का ये संविधान है वो कहता है कि मैं आप सभी को सुरक्षित रखूंगा, ये मेरा विश्वास है, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। कि इतना बड़ा जनसंख्या होना, सबका रीति रिवाज अलग होना, भाषा अलग होना, ये सभी को अगर एक साथ मिला करके रखा जाए तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। 9वां नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। कुछ चीन जो है वो चीन का जो संविधान है लोगों को कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी है। व्यक्तिगत मतलब होता है कुछ खास लोगों का, ठीक है। तो चीन का संविधान अपने नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं का अधिकार प्रदान किया, जिसमें भाषण का आज़ादी, जनता चाहे तो अपना भाषण दे सकता है, जो भी चीज़ों का प्रॉब्लम है वो जनता अपना भाषण दे सकती है। सभा प्रदर्शन की स्वतंत्रता, अगर उसे कोई दिक्कत हो रहा है तो वो अपना सभा का प्रदर्शन कर सकता है, जैसे हम लोग नहीं बोलते आंदोलन वगैरह जो करती है उससे वो जनता प्रदर्शन भी कर सकते हैं, इसका अधिकार है। हड़ताल का अधिकार है, हड़ताल वो कर सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का आज़ादी दिया गया कि जो धर्म को अपनाना है आप लोग धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। जो धर्म का आप लोग प्रचार प्रसार करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे देखते हैं कि जाति धर्म पर भी बहुत सारा प्रचार वगैरह किया जाता है, कहीं कहीं प्रोग्राम किया जाता है, तो ये सब अधिकार है कि ये जाति वाले लोग ये अपना क्या करें, मतलब अपना जाति का अपना विकास करे, जो भी कुछ कर सकता है मर्जी उसका पूरा है। मतलब ये नहीं कि ये हिंदू जाति का मुस्लिम जाति का तो ये सब को रोका जाएगा, नहीं। जो भी आपको कुछ करना आप लोग आज खोल करके कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको किसी जाति का बुराई नहीं करना है और अपना जाति को ऊंचाई नहीं दिखाना है। ये सब कहाँ पे लिखा गया? तो संविधान में लिखा गया। किसके संविधान में? चीन के संविधान में लिखा गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 10, एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारा जो भारत है वो हमारा एकात्मक शासन नहीं है। क्यों नहीं है शासन हमारा एकात्मक शासन? क्योंकि हमारे देश में दो प्रकार का सरकार काम करती है, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार जैसे कि आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि केंद्र सरकार हमारे दिल्ली में होती है और वो देखती है वहाँ से, ठीक है, वो हमारी केंद्र सरकार होती है। तो अब क्या हमारा दिल्ली की सरकार हमारे यहाँ झारखंड देखने के लिए आएगी? नहीं। फिर अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग का यहाँ पे क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे हेमंत सोरेन हो गया, ठीक है। तो हमारे झारखंड कौन देखेगा? हेमंत सोरेन हो गया। तो यहाँ पे दो सरकार हो गया, एक जो दिल्ली से देख रहा है वो सरकार, एक जो हमारा अब ये जो हमारे राज्य से देख रहा है झारखंड से, दो प्रकार का क्या हो गया? सरकार हो गया। लेकिन चीन में सिर्फ एकात्मक शासन है, यानी कि जैसे हमारे दिल्ली में जब बैठ रहे हैं ना, उसी प्रकार से चीन में एक ही सरकार है जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार, और वही वहाँ से सारा नज़र रखता है सारे पूरा चीन पर। सोच सकते हो इतना बड़ा जनसंख्या में एक ही सरकार कैसे काम करती होगी। तो ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा एक अलग चीज़ इसको करता है चीन को, ठीक है, कि एकात्मक शासन है। कहाँ पे? चीन में। तो चीन में शुरुआत से ही एकात्मक शासन प्रणाली है। सोच सकते हो शुरुआत से ही एकात्मक शासन प्रणाली, शुरुआत से ही मतलब वहाँ पे एक ही सरकार विद्यमान है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा किसी का कॉल आ गया था दोस्तों, सारे लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि चीन में शुरुआती से ही क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। चीन में संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन केंद्र से ही होता है, यानी कि चीन में संपूर्ण शासन व्यवस्था, चीन में जितनी भी सारा शासन चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ही द्वारा चलाया जा रहा है। यानी केंद्र सरकार जैसे हमारे दिल्ली में बैठकर काम कर रही है, वैसा ही चीन में एक ही जगह बैठ करके जो एक सरकार है वो पूरा चीन को चलाएगी। समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ राज्यों का सरकार नहीं होती है, ठीक है। जैसे हमारे राज्य में सरकार है ना, झारखंड में हो गया, बिहार में हो गया, वैसे वहाँ सरकार नहीं होती है। वहाँ एक ही सरकार होती है जिसका नाम होता है केंद्र सरकार, और वही पूरा क्या करती है? पूरा ये चलाती है, यानी कि पूरा चीन को चलाएगी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर, विदेश नीति का उल्लेख। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर एक संविधान में विदेश नीति का उल्लेखन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चीन के संविधान में विदेश नीति का भी विलेखन किया गया है कि विदेश में क्या करना है, दूसरे देशों के साथ कैसे रहना है, इसका भी विलेखन जो उल्लेख है वो कहाँ पे किया गया है? चीन के संविधान में किया गया है। विदेश मतलब समझ रहे हैं, बाहर के देशों, ठीक है। तो उनके के बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा गया, कहाँ? चीन के संविधान में उल्लेख किया गया है, चर्चा किया गया है। वर्मा, राष्ट्रपति के पद की पूर्ण स्थापना। राष्ट्रपति के पद की पूर्ण स्थापना मतलब क्या हो गया? कि जब पहली बार चीन का संविधान बना था, आप सभी को पता है कि तीसरा चीन का संविधान है, ठीक है। तो जिस टाइम पहली बार चीन का संविधान बना था उस टाइम राष्ट्रपति था, यानी राष्ट्रपति का पद होता था, राष्ट्रपति को लोग चुना जाता था, ठीक है। जब दूसरा संविधान आया तो राष्ट्रपति को ख़त्म कर दिया गया, बोला गया था कि राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए हमारे देश में।
तो दूसरा जब संविधान आया था तो उस टाइम राष्ट्रपति का पद खाली कर दिया गया था, बोला गया था राष्ट्रपति के लिए कोई भी सीट नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह नहीं होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब तीसरा बार फिर से आ गया, जो अभी हमारा संविधान जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर ये तीसरी संविधान जो हमारा है वो फिर से राष्ट्रपति का पद को क्या कर दिया, ला दिया और बोला नहीं हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को पुनः स्थापना मतलब दोबारा से स्थापना कर दिया, तीसरा जो संविधान है हमारा सो। तो चीन में जब पहली संविधान का निर्माण हुआ था तब राष्ट्रपति का पद था, लेकिन दूसरा संविधान में नहीं था। फिर तीसरा अभी वर्तमान समय की संविधान में राष्ट्रपति का पद है, और अभी चीन में राष्ट्रवाद कार्यरत और अभी चीन में क्या है, राष्ट्रवाद चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल आपके पास 12 पॉइंट कंप्लीट हो गया। आप लोग अगर 10 को भी लिखते हैं तो चलेगा। ठीक है, और मैं आप लोग देख सकते हैं मैं कितना सटा करके लिखा हूँ, छोटा लिखा हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेंटेन अच्छा करें। ठीक है, थोड़ा फर्क लिखें, बड़ा अक्षर में लिखें ताकि पेज ज़्यादा चले जाए। ठीक है, अब पहुंचते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभी तक आप लोगों ने चीन के संविधान के बारे में क्या कुछ पढ़ा, उसको 4 से 5 लाइन में आपको लिख के छोड़ देना है। तो उपरोक्त विवरण से इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि चीन का संविधान लिखित संविधान है, वही चीज़ें रिपीट किया है। और इसमें 138 अनुच्छेद और 4 अध्याय हैं, जिसमें सभी में चीन की व्यवस्था का विभिन्न अंगों का जिक्र किया गया, जिसमें से हर एक अनुच्छेद में चीन के बारे में लिखा गया है। साथ ही चीन के संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि चीन का समाज एक बहुराष्ट्रीय राज्य है। ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि चीन अपने आप को मानता है बहुराष्ट्रीय राज्य। बहुराष्ट्रीय मतलब क्या, बहुत राष्ट्र है। चीन है एक ही, लेकिन फिर भी चीन का लोग मानते हैं कि जो चीन है वो बहुत ज़्यादा इसी में से एक ही देश को बहुत ज़्यादा देश मतलब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चीन बहुत बड़ा है, वहाँ संभालना मुश्किल है। तो चीन अपने आप को मानता है कि हमारे देश में बहुत सारे देश है, जितना सारे एक देश होता है वैसे वैसे हमारे यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 4 देश हो जाएगा। तो इसीलिए वो अपने देश को बहुराष्ट्रीय राज्य कहते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा देश बसा हुआ है। बसा तो एक ही है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे देश के मुकाबले, अगर जैसे पाकिस्तान के मुकाबले करेंगे तो लगता है जितना पाकिस्तान एक है 4 को बनेगा, उतना तो ये हमारा जो चीन का है वो एक ही बनेगा। तो इसी हिसाब को देखते हुए वहाँ के लोग कहते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हमारा राजनीतिक है, आज चीन है, वो हमारा क्या 4-5 देशों के बराबर है, यानी कि बहुराष्ट्रीय राज्य है। बहु मतलब बहुत ज़्यादा, राष्ट्रीय मतलब देश, बहुत ज़्यादा देश हमारा है। कौन सा? चीन। ठीक है, तो ये बताया गया है कि हमारा जो समाज है वो एक राष्ट्रीय नहीं है, बहुराष्ट्रीय है। यानी यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा देश बसा हुआ है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए दोस्तों। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और रात भर देखते हैं कितना ज़्यादा समय मिलता है। ठीक है, आप लोग के लिए वीडियो में फिर बनाता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।